हेलो दोस्तों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे क्विकली। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा बहुत बेसिक फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, किसी वायर में अगर एक चार्ज फ्लो करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर एवरेज वैल्यू निकालनी होती है तो हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं, और अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होती है तो डी क्यू बाई डी टी हम लोग लिखते हैं। डी क्यू बाई डी टी का मतलब ये होता है लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम बहुत छोटा होता है, इसलिए हम डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। इसमें जनरली क्यू का टाइम के साथ फंक्शन दिया होता है और उसको हम डिफ्रेंशिएट करके जिस टाइम पे हमें करंट निकालना होता है उस टाइम पे हम इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक फॉर्मूले की बात बच्चों। दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप सबको पता है, जैसे कि आप एक पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट डीसी जिसको हम बोलते हैं, और बैटरी इसकी सोर्स होती है जो हम लोग अभी सोर्स लेके चलेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है एक फिक्स डायरेक्शन में। इसका ग्राफ जनरली ऐसे होता है, कांस्टेंट वैल्यू। एसी होती है सेकंड ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में है हमारे 12th क्लास के सिलेबस में। दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, जो अपने टर्मिनल्स को चेंज करती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं। एसी डायनेमो से प्रोड्यूस किया जाता है। जनरली हमारे घरों में जो सप्लाई होती है दोस्तों वो हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी ही होती है। खैर ये तो बेसिक जानकारी थी। चलिए हम आगे करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। करंट डेंसिटी क्या होता है? मान लीजिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है। जी हाँ बच्चों, तो करंट पर यूनिट एरिया, जी हाँ बच्चों, डी आई बाई डी एस या डी बाई डी ए हम लिखते हैं जे इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो डी आई को अगर आप लिखना चाहें तो डी आई क्या होती है? अच्छा, जे एक करंट डेंसिटी होती है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस बात को बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, सबसे बड़ी गड़बड़ हम लोग यही कर देते हैं। तो करंट क्या होता है? जे डॉट डी एस, मतलब जे डॉट डी एस। और एक बात ध्यान रखेंगे कि करंट हम लोग किस डायरेक्शन में लेंगे? करंट हमेशा हम डी एस कॉम्पोनेंट, मतलब जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट लेंगे करंट का। यस, तो बेटा बेसिकली हम बात करते हैं जे डॉट डी एस या जे डी एस कॉस थीटा भी हम करंट लिखते हैं, वह जे इज करंट डेंसिटी। ये बात हमें ध्यान रखनी करंट डेंसिटी के लिए। दूसरा बेटा फॉर्मूला हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जब हम लोग एक कंडक्टर में बैटरी लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो वो घसीटे जाते हैं, ज़बरदस्ती खींचे जाते हैं, तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस ई एम बाई टू, वेर ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पोटेंशियल ने प्रोड्यूस की है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टो होता है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जी हाँ बच्चों, दैट इज बेसिकली वी डी। और दूसरा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। याद रखने का तरीका आप याद रख सकते हैं नावेद से, मतलब एक जनरल तरीका बता रहा हूँ। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है रिलेशन बिटवीन, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज आई एन वी डी। या फिर आपको अगर जे निकालना है तो जे क्या होता है? जे होता है आई डिवाइड बाई ए। तो अगर ए से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एन ई वी डी। तो ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखें बच्चों। इन वीडियोस को एक दो बार देख लें, सारे फॉर्मूला की वीडियोस को, तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, बस थॉरली ईयरफोन लगा के आपको सिर्फ वीडियोस को देखना है, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। इसलिए फॉर्मूले का अपनी इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए फिजिक्स में, जो आप लोग जानते ही होंगे। यही फॉर्मूला दोबारा बताया गया है कि इसको हम रीराइट लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? जे जो आप लोग करंट डेंसिटी जानते हैं उसको एन ई वी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए कैंसिल हो गया था। इसका दूसरा फॉर्मूला ई बाई रो भी होता है, और रो होता है बच्चों रेजिस्टिविटी या फिर सिग्मा ई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं दोस्तों, हम डेराइव नहीं कर रहे हैं, आप इसको याद रखेंगे, ये डायरेक्ट यूज हो जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। तो जे करंट डेंसिटी होता है, ये एन ई वी डी होता है, या फिर इसको आप ई बाई रो भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सिग्मा ई लिख सकते हैं, जहां पे सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है, रो आपका रेजिस्टिविटी है। तो इस बात का खास ध्यान रखें मित्रों। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट हमारा लॉ है, सभी लोग जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। V एक्चुअली बेटा आप ध्यान रखो, V और I में क्या है? V का मतलब होता है जब चार्ज कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है, जब चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग वोल्टेज का नाम देते हैं, और चार्ज जब फ्लो करने लग जाता है कंडक्टर के अंदर तो करंट देते हैं। तो यही आप याद रख सकते हैं कि रहना और बहना, बहना मतलब फ्लो करना, रहना मतलब एक्यूमुलेट होना। तो जितना ज़्यादा चार्ज कहीं एक्यूमुलेट रहेगा, यस, जितना ज़्यादा चार्ज कहीं एक्यूमुलेट रहेगा मित्रों, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में। तो I इज प्रोपोर्शनल टू V,
और v इज प्रोपोर्शनल टू i, तो यहाँ पे एक फिजिक्स का रूल है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, v इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग r सभी लोग बच्चे जानते हैं r को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं या फिर ये रेजिस्टेंस के रूप में जाना जाता है, इसलिए v बाई आई इज इक्वल टू आर एक कांस्टेंट होता है। ग्राफ भी है बच्चों v और i का, इसको हम इस ग्राफ का दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी होता है। छोटी छोटी बातों को बच्चे बहुत ध्यान से देखें और याद रखें। अगर वीडियो जल्दी तेजी से चल रही हो तो आप इसको 0.75x पे कर लें, या फिर अगर स्लो चल रही हो, मुझे नहीं लगता स्लो चल रही है, तो आप लोग होशियार हैं, यूट्यूब पे हम टाइम्स स्पीड बढ़ा सकते हैं। खैर ये सारी बातें नहीं करने की हैं, लेकिन द पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी इसको बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ में v और i एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं और ये हमारा इन दोनों का ग्राफ होगा v और i का। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस ग्राफ का आप स्लोप निकालते हैं, अगर एंगल थीटा हो तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा i अपॉन v, वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो 1 बाई tan थीटा अगर आप करेंगे, मतलब 1 बाई स्लोप करेंगे, तो v बाई आई इज इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। v हमने लिया है x एक्सिस पे और i लिया है हमने y एक्सिस पे। मुझे लगता है ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। चलिए मित्रों, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी और जानकारी। हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। एक कोई कंडक्टर अगर है हमारे पास, उसकी लेंथ L है और एरिया उसका A है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब देखो, आप ऐसे याद रख सकते हो, जितना लंबा रास्ता रहेगा उतनी बड़ी रुकावट रहेगी, और जितना चौड़ा रास्ता रहेगा और ब्रॉड रास्ता रहेगा उतनी उस पर ट्रैफिक की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, मतलब एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और वाइस एंड वर्सा, सीधी सी बात है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ जी सर, समझ में आ गई। इन दोनों को पहले और दूसरे इक्वेशन को कंबाइन किया तो L बाई ए आया। यहाँ पे रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। बेटा रेजिस्टिविटी होता है उस रोड पे जिस पे देखो लंबी रोड है तो रुकावट ज़्यादा होने की संभावना है, चौड़ी रोड है तो रुकावट कम होने की संभावना है, बट रो रेजिस्टिविटी है उस रोड की क्वालिटी, रोड बनी कैसे है, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, इस बात का खास ध्यान रखें। मटेरियल प्रॉपर्टी होती है और ये डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पे। किस पे? mne स्क्वायर टू, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैं पहले ही बता चुका हूं, n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रख लेंगे बच्चों तो आगे आपको बहुत काम आएगा। चलिए दोस्तों, अगला फॉर्मूला है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों, तो रो टी इज इक्वल टू रो इंटू रो टी कपड़ा मकान की बात नहीं कर रहा हूँ, रो सब्सक्रिप्ट में टी, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट का मतलब टेम्परेचर एट 0 डिग्री या इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये इसको आप लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है रो के बारे में, अगर आप कंडक्टर्स ले रहे हैं तो अल्फा होगा उनका पॉजिटिव, कंडक्टर्स की बात ले रहे हैं तो अल्फा होगा पॉजिटिव, तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है कब? जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर आप ले रहे हैं क्या सेमीकंडक्टर्स तो रेजिस्टिविटी घटती है, अल्फा इसका नेगेटिव होता है। तो रेजिस्टिविटी क्यों? रेजिस्टिविटी बेटा रेजिस्टेंस को बताता है, तो रेजिस्टिविटी अगर रो बढ़ेगी तो बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रो घटेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, अगर हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो रो बढ़ेगा टेम्परेचर से, और अगर हम सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो रो हमारा घटेगा। यही लिखा हुआ है, अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज लेस देन 0। अब चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ ओमिक। बच्चों देखो, ओमिक डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 अपॉन स्लोप रेजिस्टेंस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, उसको ओमिक डिवाइसेस बोलें। जनरली कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक में बेटा लीनियर ग्राफ नहीं, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, मतलब पैराबोलिक रहेगा या फिर लीनियर नहीं रहेगा। यस, लाइट बल्ब, फिलामेंट, आपका डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये सब कुछ नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में 3 स्ट्रिप्स इधर होती हैं, एक अलग से दी होती है A B C, और एक अलग से होगी जो हमारे
उसका बेसिकली वो मतलब तीनों का अलग अलग रोल है यहाँ पे बच्चों। ये टॉलरेंस बताती है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। जैसे 3 स्ट्रिप्स हैं, ए बी सी एक साथ होंगी और तीसरा अलग होगी। अब इसका यूज़ कैसे है इस टेबल में देखते हैं। देखो बच्चों, मान लो मैंने दे दिया, पहली ए का नाम दे दिया रेड, दूसरे का नाम दे दिया ऑरेंज और तीसरे का दे दिया ब्लू। रेड ऑरेंज और ब्लू मैं लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। रेड ऑरेंज और ब्लू। अब ये कौन है सर? ये ए बी सी जो आपने देखी ना यहाँ पे, पहली ए बी और सी की बात कर रहा हूँ, ए बी सी। और तीसरा यहाँ पे आर। आर में केवल 3 ही कलर पॉसिबल हैं। जनरली हमारे सिलेबस में 3 ही कलर पॉसिबल हैं। या तो हमें दिया होगा गोल्ड, या तो दिया होगा हमें सिल्वर। जी हाँ बच्चों, या तो दिया होगा गोल्ड या दिया होगा सिल्वर, या कोई भी कलर नहीं दिया होगा, नो कलर। तो 3 ही कलर पॉसिबल हैं। ये आपको टॉलरेंस की ये वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। जो ये मैं रब कर रहा हूँ, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अब कलर कोडिंग करेंगे कैसे सर? बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, पहला है रेड, आप सबने पढ़ रखा होगा, रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला कलर है रेड। रेड कितने नंबर पे है सर? रेड 2 नंबर पे है, तो रेड का लिख दिया 2। ऑरेंज का कितना लिख दिया बच्चों? ऑरेंज का लिख दिया 3। 2 × 3। ब्लू, ब्लू कहाँ है सर? ब्लू ये रहा। ब्लू का 6 ना लिख के उसकी 10 की, तीसरे वाले कलर की 10 की पावर लिखेंगे। पहले 2 के नंबर, तीसरा उसके नंबर जो है उसी की पावर लिखते हैं। प्लस माइनस, मान लो बेटा हमें दे दिया सिल्वर। प्लस माइनस का मतलब इतना वो टॉलरेट कर सकता है ऊपर नीचे रेजिस्टेंस। प्लस माइनस का मतलब हो गया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे सिल्वर कितना परसेंट है? 10% है। मान लो यहाँ पे गोल्ड होता तो हम 5% लिखते हैं। अगर कोई कलर नहीं होता, नो कलर में हम 20% लिखते हैं। तो ये हो गई कलर कोडिंग, जो आप लोग जानते ही होंगे। मैंने क्विकली आपको रिवाइज कराया है फॉर्मूले की तरह। चलिए नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज में हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं? सीधे जोड़ देते हैं, R1 + R2 + R3 अगर ये सीरीज में। पैरेलल में हम उल्टा करके जोड़ देते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सिंपल सी बात है बच्चों। ये हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। यस बच्चों, पैरेलल में कैसे सॉल्व किया? 1/R + 1/NR करके सॉल्व किया, वही रिजल्ट आएगा। ऐसे ही ये बता रखा है कि R1 R2 हो तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। देखो 1/R1 + 1/R2 को ये होगा 1/RP। तो RP की वैल्यू निकालेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 + R2 + R3, सॉरी 2 ही है, R1 R2 अपॉन R1 + R2 हो जाएगा। बच्चों ऐसा कॉम्बिनेशन कभी भी दिया हो, जरा एक कॉम्बिनेशन आप ध्यान से नज़र में बिठा ले, तीनों दिख रहे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट किया गया है, ये इससे और ये इससे। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल होता है। ध्यान रखें, बहुत कॉमन आता है ये तीनों जो रेजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं मित्रों, ये हमारे पैरेलल होंगे। कैसा? ऐसा। ध्यान से इसको स्नैप भी ले सकते हैं आप कि R1 R2 और R3, और पहले का स्टार्टिंग दूसरे के एंड से जोड़ा जाता है और दूसरे के स्टार्टिंग को तीसरे के एंड से जोड़ा जाता है। तो पैरेलल हो जाएगा और इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, और पैरेलल आपको जोड़ना आता ही है। खैर बच्चों, चलेंगे नेक्स्ट। EMF क्या होता है बच्चों? देखो EMF होता है जो कोई भी सेल या बैटरी मैक्सिमम अपना पोटेंशियल देने की कोशिश करती है। अब जैसे ही करंट फ्लो करता है तो सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहता है, तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज खा जाता है। तो हमें आउटपुट हमेशा EMF नहीं मिलता, हमें पोटेंशियल मिलता है, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल का नाम देते हैं। जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, और जो एक बैटरी देने की कोशिश करती है उसको हम नाम देते हैं EMF का। तो बच्चों EMF को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जब कोई भी करंट सर्किट में नहीं फ्लो होगा, उस टाइम जो करंट हो, उस टाइम जो वोल्टेज होगा, उसको हम लोग EMF बोलते हैं। सर क्या मतलब है? देखो EMF का मतलब हो गया द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन इट। नो करंट इज ड्रॉन, करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो उस टाइम जो हमें मिलेगा EMF होगा। EMF जनरली पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम नापेंगे, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं ओपन सर्किट में जो EMF होगा दो टर्मिनल्स के बीच में। ओपन सर्किट का मतलब नो करंट ही हो गया बच्चों। शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया करंट इन्फिनिटी हो गया। जी हाँ बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द अपोजिशन ऑफर्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी तो चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं, वो भी तो आयंस होते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। खैर बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल मैंने आपको पहले बता दिया। जो हमें आउटपुट मिलता है EMF, देखो बच्चों EMF है, उसमें से कुछ ड्रॉप हो जाता है, वो IR। R का मतलब इंटरनल। देखो बेटा, सेल के अंदर ही कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस। आप बोलो सर हम बाहर एकदम सुपर कंडक्टर लगा देंगे, बाहर लगा दोगे, लेकिन सेल के अंदर थोड़ी ना कंडक्टर आप रेजिस्टेंस घटा पाओगे इसको। तो इसलिए V = E - IR एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। V का मतलब होता है
टर्मिनल पोटेंशियल, ई का मतलब होता है मित्रों ईएमएफ, और आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आई होता है सर्किट में करंट फ्लो करे। तो यही फॉर्मूला है, दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप ध्यान रखें, दो फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। क्या क्या है? पहला फॉर्मूला कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ई माइनस वी, वेयर ई इज ईएमएफ, वी इज टर्मिनल पोटेंशियल अपॉन में वी इनटू आर, या फिर कई बार किताबें इसको ऐसे लिख देती हैं, तो डोंट बी इमोशनल, ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर, वही एक ही बात है। तो दोनों के ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं मित्रों। चलेंगे हम नेक्स्ट की तरफ, ग्रुपिंग ऑफ द सेल। सेल बच्चों अगर हमने सीरीज में जोड़ दिए हैं E1, E2, E3 और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तो E इक्विवेलेंट तो हो जाता है सबका सम, सीधे आपको जोड़ देना है EMF को, E1, E2, E3, और रेजिस्टेंस भी सीरीज में वो भी जुड़ जाएंगे। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस में एक कैपिटल आर और जुड़ जाएगा। तो समेशन ऑफ E1 समेशन ऑफ EI का मतलब ये होता है बच्चों कि I की वैल्यू पहले 1 पुट करो, प्लस I की वैल्यू 2 पुट करो, डैश डैश अप टू n पुट करो। ऐसे समेशन ऑफ RI का मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। EMF सीधे जुड़ जाता है सीरीज में और रेजिस्टेंस भी सीधे जुड़ जाता है, और हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसमें जोड़ दिया, दैट इज कैपिटल R। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होंगे ये फॉर्मूले। चलिए पैरेलल में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, पैरेलल वाला मत भूलना। अगर E1, E2, E3, E4, E5 अप टू En अगर बहुत सारे पैरेलल में जोड़ दिए हमने तो क्या हो जाएगा? E1 बाई R1, ये फॉर्मूला आप बिल्कुल ना भूलें मित्रों, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं आपको। यस, E1 बाई R1, E2 बाई R2, E1 EMF ऑफ फर्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल, E2 बाई R2, E3 बाई R3 डैश 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 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश डैश। तो ये इक्विवेलेंट होता है रेजिस्टेंस, कब? किसमें? पैरेलल में रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना आता ही है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसने क्या किया है? उल्टा कर दिया है इसको, ये कुछ नया नहीं है, यही फॉर्मूला है। R को ऊपर ले जाओगे तो पूरा ये नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल में लिख दिया है। यस, दिस इज द फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूला जानते हैं वही फॉर्मूला लिखा है। R को उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन में सारा आ जाएगा, इसलिए ऐसा हो गया। तो बच्चों अगर सारे EMF इक्वल हैं तो ध्यान रखेंगे, इंटरेस्टिंग, ये सारे EMF जो आप यूज कर रहे हैं अगर ये इक्वल है मित्रों तो उस केस में हमारा EMF E हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो जितने रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो 10 रेजिस्टेंस है तो R/10 हो जाएगा इक्विवेलेंट, 20 रेजिस्टेंस तो R/20 हो जाएगा, n हो जाएंगे तो R/n हो जाएगा। तो वही करके इन्होंने बताया है। नेट EMF अपॉन में R/n इंटू प्लस R/n नेट रेजिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया, नेट EMF E हो गया। तो पैरेलल का भी आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। यस बच्चों, मिक्स ग्रुपिंग में कुछ नहीं करते, M सेल्स को अगर हमने पैरेलल में लगा दिया और N सेल्स को, मतलब बोला है N सेल्स को हमने सीरीज में लगा दिया तो NE हो जाएगा टोटल। यस बच्चों, और NE हो जाएगा टोटल EMF। जैसे एक सेल 2 सेल 3 सेल ऐसे N सेल्स लगा दिए तो सीरीज में कितने हो गए हमारे? NE हो गया। और ऐसी सीरीज हमने पैरेलल में लगा दी तो पैरेलल में तो वही रहेगा, तो नेट हमारा EMF हो जाएगा NE, और ऐसे ही रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। खैर इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सीरीज और पैरेलल सीख गए होंगे तो आप लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स रूल का पहला जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल क्या कहता है? समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जाएगा। I आ रहा है और 2 टुकड़ों में डिवाइड होकर जा रहा है, 1 प्लस I2, जो आप रियल एप्लीकेशन लूप लॉ है। सही बेटा, हम समेशन ऑफ V किसी भी लूप में E माइनस IR इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तभी तो हम समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR पुट करते हैं। आपने सीखा होगा, जिसको हम लूप लॉ को हम KVL बोलते हैं और इसको हम लोग KCL बोलते हैं। KCL KVL आप पढ़ चुके हैं, उसमें कोई खास फॉर्मूला नहीं हो तो कंसेप्ट होता है, आप लोगों ने कंसेप्ट कर ही रखा होगा। नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशली डिजाइंड सर्किट होता है बच्चों, जिसके ऊपर हमारा मीटर ब्रिज बेस्ड होता है। जी हाँ बच्चों, जिसके ऊपर हमारी कौन सी डिवाइस होती है? मीटर ब्रिज बेस्ड होती है। 4 रेजिस्टेंसेस को इस कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं, बीच में ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। दिस वन इज गैल्वेनोमीटर, ध्यान रखेंगे। जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो हमारा, अच्छा इसका नामकरण अलग कर दिया है, P ये है, Q ये है बच्चों, R ये है, S ये है, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो जाएगा। कब? जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा तब। यस बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही दूसरा प्रैक्टिकल फॉर्म होता है मीटर ब्रिज। इसमें हम लोग अरेंज करते हैं वायर्स को, और ऐसा होता है कि R बाई X इज इक्वल टू
रेजिस्टेंस ऑफ दिस एल लेंथ, जब ये देखो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो आप, अगर इस सर्किट को आप सबने इसको तो बच्चा फॉर्मूला इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं कि मैं रिवाइज कराऊं, इसलिए सिर्फ मैं फटाफट कंसेप्ट बता रहा हूं। इसमें आर एक रेजिस्टेंस है, एस एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। मान लो एल वायर में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आर है, तो इसका रेजिस्टेंस आर एल हो जाएगा और इसकी लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल इंटू आर। तो आर बाई एक्स इज इक्वल टू आर एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर। तो यही फॉर्मूला ये देखो निकल के आता है। तो अननोन रेजिस्टेंस हमारा एक्स होता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हम मीटर ब्रिज में कंसेप्ट यूज करते हैं। सेम बच्चे पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल का जो रूल होता है कि फॉर अ गिवन वायर द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू द एल लेंथ। जी हाँ बच्चों, मान लो एक पोटेंशियोमीटर में अगर आपकी 150 सेंटीमीटर आ रही है लेंथ, उसकी क्रॉस पोटेंशियल मान लो 20 वोल्ट है, तो अगर 300 सेंटीमीटर लोगे तो ऑटोमेटिकली 40 वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ हो जाएगा। यही हमारा इसका प्रिंसिपल है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। एक बच्चे थ्योरम होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये बीच में पता नहीं कहाँ से आ गई लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर कर दोगे तो उस टाइम मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। जी हाँ बच्चों, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगी तो उस टाइम मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में एक हम एप्लीकेशन यूज करते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ। दोनों ईएमएफ हमने ले लिए E1 और E2। E1 के इक्विवेलेंट लेंथ L1 है, E2 के इक्विवेलेंट लेंथ L2 है, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 आप लिख सकते हैं। यस बच्चों, दैट इज एप्लीकेशन। दूसरा है बच्चों टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होगा बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ओपन सर्किट में लेंथ निकालेंगे। यस, L1 लेंथ व्हेन द की इज नॉट, की इज ओपन। ओपन का मतलब की आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे हम लोग की यूज कर रहे हैं। जब हम की ओपन रखेंगे तो हमें L1 लेंथ मिलेगी, जब की क्लोज रखेंगे तो L2 लेंथ मिलेगी। आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा, ये फॉर्मूले होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर या पावर इक्वल टू वी आई या वी आई बी स्क्वायर बाई आर। ऐसे ही हीट के फॉर्मूले होते हैं ये कुछ जनरल, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी आई स्क्वायर, ये जूल्स लॉ भी इसका नाम होता है। यस बच्चों, कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, कुछ चीज़ें मैंने जल्दी में बताई हैं बच्चों, जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें थी, जिसको हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम रेगुलर लेक्चर्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने डिस्कस किए हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और सारे फॉर्मूले आपको याद रखने का कुछ नहीं करना, आपको एक एक वीडियो को 3-3 2 बार देखना है और कुछ नहीं करना, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इसमें कुछ डिवाइसेस थी, डिवाइसेस को मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया क्योंकि डिवाइसेस को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर सब कुछ अच्छे ऐसे चलता रहा बच्चों, तो हम सारी डिवाइसेस की एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम लोग डिवाइसेस को सारी एक्सप्लेन करेंगे और आपको सारा डिवाइस कराएंगे आपके एग्जाम से पहले। थैंक यू दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।